हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कैरियर गाइडेंस बाय धर्मेंद्र सिंह। मेरे पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड क्लास CBSE क्लास 10th इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। आज मैं पोएम नंबर 1 जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है उसके मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा और उनको हिंदी में समझाऊंगा भी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को सेलेक्ट कर लें ताकि मैं हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पर आपको सभी तरह का स्टडी मटेरियल मिलेगा। काफ़ी कुछ मटेरियल वेबसाइट पर अवेलेबल है और बहुत सारा मटेरियल आने वाला है। दैट वेबसाइट इज़ इन प्रोग्रेस। मेरी वेबसाइट है श्री बालाजी education.weebly.com। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर रहा हूँ और उस लिंक के थ्रू आप वेबसाइट में विज़िट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। पोएम नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन लेखक हैं, पोइट हुए हैं और काफ़ी रिनाउंड पोइट माने गए हैं और इनकी जो कविताएं हैं, जो पोएम्स हैं, वो प्रकृति पर आधारित हैं, नेचर से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet mood changed? Dust of snow क्या है? What does the poet say has changed his mood? पोइट के हिसाब से ऐसा क्या है जिसने उसका मूड चेंज कर दिया? How has the poet's mood changed? पोइट का मूड, कवि का मूड कैसे चेंज हुआ? आंसर है ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है हिम के यानी बर्फ के बारीक कण। दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। इस डस्ट ऑफ स्नो ने कवि के मूड को बदल दिया। द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम दैट ऑफ डिसमे टू जॉय। कवि का मेरा मिजाज निराशा से प्रसन्नता में बदल गया, खुशी में बदल गया। He was holding the day in regret when this dust of snow fell on him and this simple little thing brought him some joy. वह उस दिन बहुत निराशा के दौर से, पछतावे के दौर से गुजर रहा था। उसके मन में पछतावा था जब ये बर्फ की बारीक कण उसके ऊपर गिरे और ये छोटी सी चीज़ ने उसे खुशी दी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? फ्रॉस्ट ने इस कविता में प्रकृति को कैसे प्रस्तुत किया? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। निम्न प्रश्न आपको उत्तर के बारे में सोचने में मदद कर सकते हैं कि फ्रॉस्ट ने प्रकृति को इस कविता में किस प्रकार से प्रस्तुत किया। पहला जो क्वेश्चन था व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? वो कौन सी पक्षी हैं जिनका कविताओं में आमतौर पर उल्लेख होता है? Do you think a crow is mentioned in poems? क्या आपको लगता है कि कविता में कौओं का उल्लेख होता है? What image come to your mind when you think of a crow? जब आप कौओं के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या छवि आती है? इसका आंसर है
Frost has presented nature in quite an unconditional manner. फ्रॉस्ट ने प्रकृति का जो वर्णन है वो काफ़ी अलग तरीके से किया है, अपरंपरागत तरीके से किया है। परंपरागत क्या होता है कि जिन कविताओं में अच्छे पक्षियों का नाम उल्लेख होता है वो परंपरागत तरीका है, और अपरंपरागत तरीका, अनकंडीशनल तरीका क्या है कि जब उसने कौवे जैसे पक्षी का उल्लेख किया। वाइल इन अदर नेचर पोएम्स, जबकि दूसरी प्रकृति से जुड़ी जो कविताएं हैं, वी कम अक्रॉस वर्ड्स सच एस नाइटिंगल्स और स्पैरोज। फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड ए क्रो इन दिस पोएम। आमतौर पर जो दूसरी कविताएं होती हैं उनमें जिन पक्षियों के उल्लेख होते हैं वो नाइटिंगल होते हैं, स्पैरोज होते हैं, इस तरह की चिड़ियों का, पक्षियों का उल्लेख होता है। लेकिन फ्रॉस्ट ने कौवे का उल्लेख इस कविता में किया। A crow can be associated with something dark, black and foreboding। और एक कौवे का, कौवा मतलब एक प्रारूप है किस चीज़ का, कि कुछ काला, डार्क, गहरा, है ना, इस तरह की, मतलब अंधकार से जुड़ा हुआ, अंधकार का प्रतीक है कौवा, और अंधकार से निराशा आती है तो इसका प्रतीक है। दैट इज़ वाई अदर पोइट्स यूजुअली मेंशन सिंगिंग नाइटिंगेल और ब्यूटीफुल वाइट डॉव्स इन देयर पोएम। इसी कारण, यही कारण है कि आमतौर पर जो कवि हैं वो अपनी कविताओं में सिंगिंग नाइटिंगेल, मतलब ऐसी जो चिड़ियां हैं, जो गाती हुए पक्षी हैं, कोयल हैं, और सफ़ेद कबूतरों का उल्लेख करते हैं, सुंदर सुंदर सफ़ेद कबूतरों का उपयोग करते हैं, ताकि वो एक पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है, अगेन व्हाट इज़ ए हेमलॉक ट्री। व्हाट इज़ ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक वृक्ष, ट्री क्या है, और वाई डिजंट द पोइट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज ए मैपल और एन ओक और ए पाइन। कवि ने दूसरी जो खूबसूरत पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनका उल्लेख क्यों नहीं किया, उसने हेमलॉक ट्री क्यों चुनी। वो मैपल या ओक या पाइन ट्री का भी उल्लेख कर सकता था। आंसर है, कवि ने also the poet has written about a hemlock tree which is a poisonous tree। कवि ने कौवे के अलावा हेमलॉक ट्री का उल्लेख किया है जो कि एक विषैला पेड़ है। He has not written about a more beautiful tree। उसने और सुंदर वृक्ष के बारे में नहीं लिखा है, such as maple or an oak or pine। मैपल, ओक और पाइन ट्री के बारे में नहीं लिखा है, बिकॉज दीज ट्रीज सिम्बलाइज ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। क्योंकि ये जो पेड़ हैं वो सुंदरता और प्रसन्नता का प्रतीक हैं। फ्रॉस्ट वांटेड टू सिम्बलाइज द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट। फ्रॉस्ट चाहते थे कि वो जिस पेड़ का उल्लेख करें वो उदासी और अफसोस की भावनाओं का प्रतीक हो, इसलिए उन्होंने विच इज़ वाई ही हैज यूज्ड ए हेमलॉक ट्री, इसलिए उन्होंने हेमलॉक ट्री का उल्लेख किया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक प्रेजेंट, जॉय और सॉरो। कौवा और हेमलॉक क्या दर्शाते हैं, आनंद या दुख। What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? बर्फ की धूल जिसे हेमलॉक ट्री से कौवा हिलाता है वो आनंद का प्रतीक है, ऐसा फ्रॉस्ट का अनुभव है। He has therefore used an unconventional tree and word in order to contrast them with joy in the form of snow। फ्रॉस्ट ने इसीलिए अपरंपरागत या हटकर ऐसे वृक्ष का
और पक्षी का प्रयोग किया ताकि बर्फ के रूप में उन्हें खुशी के विपरीत रूप में दर्शाया जा सके। स्टूडेंट्स, इस पोएम नंबर 1 इसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ जाए। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर। Please subscribe and click the bell.